सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। तो आज हमारा जो सेशन है उसमें हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे ऑफ द टॉपिक द अर्थ। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया कि मेरी ये अप्रोच रहने वाली है। मैं आपको पहले टॉपिक के कंसेप्ट पढ़ाऊंगा एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज कराऊंगा, ताकि आप जो पढ़ रहे हो उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज से पर्पज़ ये है कि आपको पता चल जाएगा कि जो एनडीए का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। सेकंड, जो कुछ कंसेप्ट और जो फैक्ट है वो जो आपको ऐसे रिटेन नहीं रहेंगे, तो अगर आप उनको क्वेश्चंस के थ्रू करोगे और अगर आप उनके क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको याद हो जाएंगे। बेसिकली क्वेश्चन से हमको जो फैक्ट्स होते हैं, जो हमारी नॉलेज होती है, वो रिटेन हो जाती है। ओके, माय नेम इज़ लक्षित सेन। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। एज आई टोल्ड यू, मेरा नाम लक्षित सेन है और मैंने एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन 2 बार क्लियर कर रखा है, इन 2019 एंड इन 2021। ऑल्सो आई हैव क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू फॉर एनडीए 147 कोर्स फ्रॉम 2FSB मैसूर। आई हैड सिक्योर एन AIR of 389, so I was a meritorious candidate एंड आई गॉट मेडिकल आउट। इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। इसी साल मेरा 28 जनवरी को आई वॉज डिक्लेयर्ड अ मेडिकल अनफिट, तो मैं अकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया। एंड करंटली आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। एक्चुअली ये स्लाइड पे रोक के मुझे अपने बारे में बताने का पर्पज़ इसलिए है, हो सकता है आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू एक बार आप मेरे चैनल पे एक बार विजिट करिए। अगर आप मेरा कंटेंट देखिए एंड इफ़ यू फील दैट कि मेरा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप फॉलो करिए। बिकॉज मैंने इस एग्जामिनेशन के, मेरे को 19 से में एग्जामिनेशन मैंने दिया है, 2021 तक दिया है। सो आई हैव अब लाइक द एक्सपीरियंस। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि मैं उस एक्सपीरियंस से आपकी कुछ हेल्प करूँ। एंड आई फील कि जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। एंड अदर देन दैट, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी, तो आप मुझे इस इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लीजिए। एंड हर लेक्चर की PDF जो है मैं इस टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, जो मैंने बना रखा है। इसका लिंक एंड इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू। तो लैटिट्यूड क्या होता है? ये हमारा अर्थ है। तो लैटिट्यूड होता है एंगुलर डिस्टेंस, लेकिन किस से? लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, और ये एंगुलर डिस्टेंस होता है सेंटर से विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। क्योंकि इक्वेटर है, उसी के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही है। जैसे मान लीजिए ये 10 डिग्री का है, तो 10 डिग्री की हमने एंगुलर लाइन ली, और उसी की एक पैरेलल लाइन जा रही है इक्वेटर से। तो ये जो लैटिट्यूड होती है वो इक्वेटर के रिस्पेक्ट में बनती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल रहती है, लॉन्जिट्यूड वर्टिकल होती है। लॉन्जिट्यूड भी एंगुलर डिस्टेंस होती है, लेकिन वो प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ईस्ट और वेस्ट होती है। ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में नॉर्थ और साउथ है। लॉन्जिट्यूड होती है प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में ईस्ट या वेस्ट। ओके, एक चीज़ और, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को याद करने में कई बच्चों को दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे हम हमारे हिंदी में हम जब बोलते हैं कि हम सोने जा रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम लेटा हुआ हूँ। तो हम लेटते भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और लैटिट्यूड का जो ये है, लैटी, तो आप इसको भी कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो कि लेटना लैटिट्यूड, लेटना हॉरिजॉन्टल। आई आई नो कि थोड़ा सा सुनने में अपसेट लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसी तरीके से याद करा था और ये याद हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द रिस्पेक्टिव डेट्स ऑफ पेरीहीलियन एंड अपहीलियन। तो पेरीहीलियन अपहीलियन क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी अर्थ है, वो सन को एक एलिप्टिकल पाथ में उसके अराउंड रिवोल्यूशन करती है। तो क्योंकि एलिप्टिकल पाथ में रिवोल्यूशन करती है, तो इसका ऐसा तो है नहीं कि हर पॉइंट से डिस्टेंस सेम होगा सर्कल में, जैसे रेडियस का होता है। तो वो पॉइंट जब अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस सबसे कम होता है, वो पॉइंट होता है पेरीहीलियन। और वो पॉइंट जब अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है अपहीलियन। तो पेरीहीलियन आता है जनवरी 3 को, एंड अपहीलियन आता है जुलाई 4 को। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन इज सी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 21 जन को आता है समर सोल्स्टाइस, एंड 22 दिसंबर को आता है विंटर सोल्स्टाइस। ओके, तो ये बेसिक फैक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, सॉरी।
तो मैं ये बताना कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम के आगे है या पीछे है, एंड कितने आवर से आगे पीछे है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो हम 5.5 घंटे से आगे चलते हैं ग्रीनविच टाइम से। अगर वहाँ पे 12 बजे तो हम 5:30, हमारे यहाँ पे 5:30 बजे होंगे शाम के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो पहला है अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, द मून एंड द स्टार्स। अपेरेंट मूवमेंट इसलिए क्योंकि अपेरेंट का मतलब हमें लगता है ऐसा। अब जैसे सन का मूवमेंट होता नहीं, हमें पता है, लेकिन हम क्योंकि हमारी अर्थ रोटेट कर रही है तो हमें लगता है ना कि सन राइज हो रहा है, सेट हो रहा है ये। सेकंड इज फ्लैटनेस ऑफ द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। थर्ड इज अकरेंस ऑफ सनराइज, नून एंड सनसेट। फोर्थ इज मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्लैटनेस, तो इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन बेसिकली है डी। ये चारों स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड मैंने आपको बताया था कि अर्थ रोटेट करती है तो उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगता है, एंड इसी वजह से इक्वेटर पे बल्ज आ जाता है। एंड रोटेशन का मैंने आपको कल ही बताया था कि सनराइज सनसेट, डे एंड नाइट, ये रोटेशन की वजह से होता है। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा है कि अर्थ की एक लेयर होती है आउटर कोर, हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आउटर कोर का जो स्टेट है मैटर का वो होता है लिक्विड में। तो लिक्विड में इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है क्योंकि वहाँ पे जो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो भी फ्रीली घूमते हैं। तो जो आयंस होते हैं, बेसिकली जो चार्ज होता है वो मोशन में रहता है, एंड क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में रहता है। एंड हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में रहता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसी तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है क्योंकि अर्थ की जो आउटर कोर है वो लिक्विड में, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो भी मोशन में है, एंड उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय लूनर एक्लिप्स। तो देखते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है इट अकर्स व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून एंड द सेंटर्स ऑफ ऑल द थ्री आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो पहला ही ऑप्शन सही है, ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लूनर एक्लिप्स क्या होता है, बेसिकली जब सन के और मून के बीच में अर्थ आ जाता है और अर्थ की जो शैडो है वो मून पे फॉल करती है, ना कि सन की डायरेक्टली लाइट मून पे फॉल करती है, वही लूनर एक्लिप्स होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे आपके, क्योंकि जो बेसिक फैक्ट है मैंने बताया ना कि कुछ डेट्स हैं, कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो पूछे जा सकते हैं, ये उनमें से एक है। इन सब की इक्विनॉक्सेस और सोल्स्टिस की डेट्स पूछी जा सकती है, तो मैच द फॉलोइंग इस टाइप का एक आ सकता है। वर्नल इक्विनॉक्स को मैंने आपको बताया था, किसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोलते हैं। एंड ये जो चारों नाम है, ये मैंने आपको ये भी बताया था कि चारों नाम नॉर्थ हेमिस्फीयर के रेस्पेक्ट में दिए जाते हैं। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है मार्च में, समर सॉल्स्टिस आता है जून में 22 जून, विंटर सॉल्स्टिस 23 दिसंबर, एंड ऑटम इक्विनॉक्स इज ऑन 23 सितंबर। इक्विनॉक्स अगेन वो डेज होते हैं जब सन की जो रेज है वो इक्वेटर पे फॉल करती है डायरेक्टली। सॉल्स्टिस वो दिन है जब सन की जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करती है, और सॉल्स्टिस वाले दिन नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो दिन और रात का जो डिफरेंस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। एंड इक्विनॉक्सेस में दिन और रात का जो दोनों हेमिस्फीयर में डिफरेंस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। दोनों ही हेमिस्फीयर में सेम ड्यूरेशन की दिन होता है एंड सेम ही ड्यूरेशन का नाइट होता है। तो अब ऑप्शन देख लो। अब ए का ऑप्शन है 3, तो डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, तो इन 3 में से देखो। बी का है 4, तो ऑप्शन ए, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी एलिमिनेट करना है। ऑप्शन एक एक देखो, जो जो एलिमिनेट होता जाता है उसको हटाओ, लास्ट में आपके पास सही आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ डज नॉट मूव अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट एट अ कॉन्स्टेंट रेट। पहला स्टेटमेंट ये। सेकंड है द अर्थ मूव्स फास्टेस्ट एट पेरिहीलियन एंड स्लोएस्ट एट अपहीलियन। तो ये जो अबव स्टेटमेंट है ये किसके रिगार्डिंग सही है, तो हमें ये बताना है। तो बेसिकली क्या होता है ये, इसका पहले मैं आपको आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है ए, केपलर्स सेकंड लॉ। अब सेकंड लॉ केपलर का है क्या, बेसिकली केपलर ये कहता है कि जो हमारी अर्थ है वो जब सन का रेवोल्यूशन करती है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगी। मान लो हाइपोथेटिकली कि अगर हमारी अर्थ 10 मिनट में 1000 किलोमीटर का एरिया स्वीप करती है, तो जब वो अपीलियन पे होगी ना, ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं बना, जस्ट अ सेकेंड।
ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया, तो अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया तो ये धीरे चलेगी, लेकिन ये जो एरिया है ये कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, तो यहाँ पे जो एरिया होगा ना ये ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जो अर्थ है वो थोड़ा फास्ट मूव करेगी। लेकिन अगेन जो चीज़ है वो कांस्टेंट क्या है कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में सेम एरिया स्वीप करेगी। यानी 10 मिनट में 1000 किलोमीटर अगर अपीलियन का टाइम पे कर रही है, तो 10 मिनट में 1000 किलोमीटर ही पेरीहिलियन के टाइम पे करेगी। बस वहाँ पर वो टाइम और एरिया के चीज़ को कांस्टेंट रखने के लिए पेरीहिलियन पे वो अर्थ थोड़ी सी तेज़ हो जाती है और अपीलियन पे थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ये क्वेश्चन CDS 2016 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट पेरीहिलियन, करेक्ट, विच जनरली अकर्स ऑन जनवरी थी। सही है, अभी हमने देखा। द अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट पेरीहिलियन, नहीं, अपीलियन पे होता है, तो ये गलत, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। द अर्थ इज फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन एट अपीलियन, करेक्ट, विच जनरली अकर्स ऑन जुलाई 4, तो ये भी सही है। नेक्स्ट इज द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट एपिलियन, गलत, पेरीहिलियन पे सबसे पास होती है। तो अभी दो स्टेटमेंट तो कट ही गए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन ए एंड स्टेटमेंट 3, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the time of a place located at 165 degree east meridian is 11 p.m. on Sunday, what would be the time at the place located on 165 degree west। और ये NDA 2013 के फर्स्ट पेपर में आ गया। तो ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे मान लो ये 0 डिग्री एंड ये 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम वहाँ से अगर 0 डिग्री हमारे सामने होता, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा वेस्ट। तो ये इस क्योंकि 180 के पास में, तो यहाँ पे कहीं मान लो ये 165 डिग्री यहाँ पे है और 165 डिग्री वेस्ट यहाँ पर है। तो 165 डिग्री ईस्ट और 165 डिग्री वेस्ट के बीच में यहाँ से इस साइड से डिफरेंस कितना होगा, टोटल होगा 330 डिग्रीज का। और मैंने आपको कल ही बताया कि 15 डिग्रीज में 1 आवर का चेंज आता है, तो यहाँ पे 330 डिग्री है, तो यहाँ पे आएगा 22 घंटे का फ़र्क। तो क्योंकि 22 आवर्स का फ़र्क है, तो आप इसको कैसे करो, यहाँ पे 11 PM ऑन संडे दे रहेगा, पहले सीधा 24 आवर्स पीछे चल जाओ, तो हो जाएगा 11 PM ऑन सैटरडे, उसमें 2 घंटे और ऐड कर दो, तो आ जाएगा 1 AM ऑन संडे। तो हम 22 घंटे पीछे आएंगे तो टाइम होगा 1 AM ऑन संडे। तो बेसिकली 165 डिग्री ईस्ट में अगर 11 बज रहे हैं संडे के, तो 165 डिग्री वेस्ट में 1 बजेंगे संडे के। ये मैं आपको इस अप्रोच से इसलिए लेके जा रहा हूँ, करने को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि एक दिन क्रॉस होगा फिर टाइमिंग, बट उसमें अगर आप डेट चेंज कर दी तो सैटरडे संडे वाला कन्फ्यूजन हो सकता है कईयों को। तो इसलिए मैं आपको ये वाली अप्रोच करूंगा कि आप 0 डिग्री की तरफ से कैलकुलेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, ध्यान देना। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लार्जली बेस्ड ऑन 180 डिग्री मेरिडियन, ये तो करेक्ट है। द डिफरेंस इन टाइम बिटवीन द प्लेसेस जस्ट ईदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑलमोस्ट 1 डे, करेक्ट है। जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे तो संडे स्टार्ट हुआ है अभी और यहाँ पे संडे खत्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट एक दिन का डिफरेंस आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है द डिफरेंस इन टाइम टू द एक्सटेंट ऑफ 1 डे ऑन ईदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉज्ड बाय द इंक्लाइंड एक्सेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ का और अर्थ के एक्सेस का और टाइम का तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है। बाकी ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो मोर और लेस पैसिफिक ओशन के थ्रू पास करती है, तो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस लीस्ट वेरिएशन इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अर्थ है उस पर जो हमारी जो सन की जो रेज है वो पीरियडिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में फ्लक्चुएट मतलब मूवमेंट होता रहता है। तो वो जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे जा रही है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है, तो इक्वेटर पे तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर सेम ही जो सोलर रेडिएशन है वो सेम ही रहती है, तो इसका सही ऑप्शन होगा
equatorial regions. Okay. Next question. Which among the following statements is not correct? एनडीए 2013 का सेकंड. सोलर नून अकर साइमल्टेनियसली एट लोकेशंस विद द सेम लॉन्जिट्यूड. अब एक लॉन्जिट्यूड पे एक ही टाइम होगा. अगर यहाँ पे 12 बज रहे तो यहाँ पे भी 12 ही बजेंगे अगर सेम लॉन्जिट्यूड है तो. वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंसेस सोलर नून एट अ गिवन टाइम. तो बेसिकली कह रहा है कि जो एक मेरिडियन है उस पर जो सन के एक्सपीरियंस में उसी टाइम पे सोलर नून होगा. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्जिट्यूड एक्सपीरियंसेस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स. तो ये गलत है. अब एक लॉन्जिट्यूड पे तो एक टाइम पे एक ही वो होगा ना टाइम. अगर एक लॉन्जिट्यूड पे अलग अलग जगह है, सेम लॉन्जिट्यूड एक्सपीरियंसेस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम्स, तो अलग अलग टाइम पे दोपहर थोड़ी होगी, एक ही टाइम पे दोपहर होगी सोलर नून. तो इसका ऑप्शन सी इज, इस ऑप्शन का सी इज करेक्ट. एंड वैसे स्टेटमेंट देखा जाए तो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स नोन एज. ये मैंने आपको कल ही बताया था, डे एंड नाइट. ये हमारी अर्थ है और यहाँ से हमें सन की रेज फॉल हो रही है. तो इस वाले पोर्शन में तो होगा डे एंड इस वाले पोर्शन में होगा नाइट. तो ये जो लाइन है जो डे एंड नाइट को सेपरेट कर रही है वही होती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. और ये एनडीए 2013 के सेकंड पार्ट पेपर में आया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements regarding the duration of day and night is correct? Difference is least near the equator and progressively increases away from it. तो ये ऑप्शन करेक्ट है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं. अब इसमें डिफरेंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, तो ये गलत है. इसमें करेक्ट पूछा तो करेक्ट हमको पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है, तो इसको हम टिक करके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ विदाउट द रोटेशनल मूवमेंट वुड रिजल्ट इनटू नो सनराइज एंड सनसेट. जी ज़रूर, अर्थ के रोटेशन के बिना सनराइज और सनसेट दोनों ही नहीं होंगे, दिन और रात नहीं होंगे, एक सीज़न होगा. तो सीज़न का मैंने आपको बताया था, सीज़न रेवोल्यूशन और अर्थ की जो एक्सेस है दोनों पे मैटर करता है. रोटेशन का इसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो इसका हो जाएगा 1 and 2 ओनली. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1 and 2 ओनली. ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स द अर्थ कम इन बिटवीन द सन एंड द मून. नहीं, मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ. तो ऑप्शन बी. सोलर एक्लिप्स में मैंने आपको अभी पहले ही बताया था, इसी वीडियो में बताया कि जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. तो ऑप्शन बी. अब आप ये पीवाईक्यू कराने का मेरा पर्पज़ ये है कि इससे आप गेज कर पा रहे होंगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में आ रहा है. मैं ये नहीं कह रहा मैं अपनी, और इसका पर्पज़ ये भी नहीं है कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ. मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप बेसिक नॉलेज भी अगर आप गेन करके जाते हो, कोई भी कंसेप्ट है उसके बारे में अगर आपको बेसिक्स भी थोड़े बहुत पता है, तो आप क्वेश्चन करके आ जाओगे. एनडी का पेपर में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि एनडी के पेपर में ये नहीं कि सिलेबस, ये नहीं कि जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आता है. हाँ, अगेन बहुत सारे क्वेश्चन में से हो सकता है 4-5 क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ में आ जाए, बट मोर और लेस पेपर हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बनता है. एनडी के पेपर में दिक्कत क्या आती है? सिलेबस. इतना ज़्यादा सिलेबस होता है एंड नो स्ट्रैटेजी. अगर आप स्ट्रैटेजी से नहीं चलोगे ना तो ये पेपर आप कितना ही पढ़ लो, ये पेपर आपसे क्लियर नहीं होगा. ओके. तो पढ़ना तो है लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है. जैसे मैंने आपको पहले पेपर में बताया कौन सा टॉपिक का क्या लेवल है, उसका कितना वेटेज है, उसी टॉपिक को टाइम देना है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द समर एंड विंटर सीजन इन अ ईयर आर कॉज्ड बाय अपिलियन पेरिलियन, rotation of the earth on its axis, variation in solar insolation and revolution of the earth on its inclined axis. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. मैंने अभी बताया कि रेवोल्यूशन और उसके एक्सेस दोनों का रोल होता है. तो ऑप्शन डी इज रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सेस. तो ये दोनों ही चीज़ें बता रहा है. ओके. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. एंड अगेन अगर आपको कंटेंट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं और जो लेक्चर्स में जो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक द वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड
शेयर आप उनके साथ कीजिए अगेन जिनको मैं कहता हूँ कि जिनको ज़रूरत है, जिनको इंडिया के बारे में आइडिया नहीं है, उनके साथ आप शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।